अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो कल हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 जो है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने चैप्टर 1 जो किया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। अब ये जो चैप्टर 2 है वो थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। तो इसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने यहाँ नहीं लिखा, आपके पास बुक है वहाँ लिखा हुआ है। यानी टोटल 3 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं। मैं फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपने चैप्टर 1 मेरे साथ किया है तो आपको पता होगा। अगर आपने मेरे साथ नहीं किया, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है कि जिसमें हमारे पास जो इक्वेशन हो, जो वेरिएबल हो, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो वो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, कोई भी वेरिएबल। जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो हो वो क्या हो, 2 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो। ठीक है, अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x² + 3x - 1। अब यहाँ देखें, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x है नहीं, कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ x की पावर 2 है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर 2 है, तो ये बात कंफर्म है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कंफर्म है, क्वेश्चन में भी उसने कंफर्म कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो गिवन है इनका आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट को आप सिर्फ डिस्क करके डॉट लगा दो तो इसका मतलब भी यही है कि डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो होता है b² - 4ac। यानी कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए, वो क्या होता है -b ± b² - 4ac/2a। ऐसे ही होता है ना। अब ये तो आपको अच्छे तरीके से रट गया होगा ये फार्मूला। अब इस फार्मूले में जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है b² - 4ac, ये आपको याद है, तो उस वैल्यू को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। b² - 4ac, b² - 4ac। अब क्या है b² - 4ac, यानी इस इक्वेशन को हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो लिख लेंगे। क्योंकि इसका मतलब क्योंकि होता है a² मैंने कर दिया ax² + bx + c = 0। अब यहाँ देखें ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब अगर इसको इस जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उससे अगर हम कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग, अगर आप नाम देना चाहते हो तो नाम भी दे दो, बाय कंपेयरिंग 1 और 2, यानी 1 और 2 को कंपेयर करके हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला ये x² है, यहाँ x² है, x² के साथ यहाँ क्या है, a है, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, a इक्वल आ जाएगा 2 के। इसी तरह b किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 के, और c किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। क्योंकि यहाँ प्लस होना चाहिए, 1 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो ये c की वैल्यू आएगी कि पूरी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है ना। अब a b c की वैल्यू निकल चुकी है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, b² - 4ac। तो इसमें हमने क्या करना है, पुट कर देना है a b और c की जो वैल्यू है निकली है उसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देंगे बाय पुटिंग इन डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना। वो हमारे पास क्या है, b², b हमारे पास क्या है, वो है 3 का स्क्वायर - 4ac। 4a हमारे पास क्या है, वो है 2, और c हमारे पास क्या है, -1।
यहाँ जगह ख़त्म हो गई है, मैं 7 कर लेती हूँ। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर -4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ 4 के साथ माइनस लगा हुआ है और यहाँ 1 के साथ माइनस लगा हुआ है। तो 2 के साथ कोई साइन नहीं नज़र आ रहा, तो वो प्लस का साइन है। तो प्लस का आपको पता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, प्लस को प्लस से करो तो भी प्लस मल्टीप्लाई करो तो प्लस ही आता है, तो इसलिए प्लस आ गया। 4 2s are 8 और 8 1s are 8 ही रहेगा। 9 + 8 हमारे पास जो आंसर रहेगा वो 17 आएगा डिस्क्रिमिनेंट का, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड और थर्ड सेम टू सेम ऐसे है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी और आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है और उसको आपने डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देना है। जब डिस्क्रिमिनेंट में पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट आपसे हो जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स। रूट्स की हमने नेचर निकालनी है। अब आप कहोगे रूट्स की नेचर क्या होती है? यानी कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ निकलती हैं जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ निकलती हैं। वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितनी वैल्यूज़ निकलती हैं वो देखना होता है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव, रियल या इमेजिनरी, रैशनल या इरेशनल, इक्वल या अनइक्वल। यानी ये जो बात है इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की नेचर क्या है? आया कि वो इक्वल हैं या नहीं है, आया कि वो रैशनल हैं या नहीं है, आया कि वो इरेशनल हैं या नहीं है। यानी कि ये सारा कुछ देखने को क्या कहते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, हमने रूट्स की नेचर निकालनी है। और वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग इक्वेशन, और इक्वेशन को सॉल्व करके हमने रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। देखिए, वैसे तो एक सिंपल ये तरीका है कि जो आपकी इक्वेशन है उसको आप जनरल इक्वेशन से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म है, उससे कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकालो। वैल्यूज़ निकालने के बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दो। जब क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करोगे, जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी उनको देख के बता दो कि देखो ये इक्वल है या नहीं इक्वल। तो आप बता सकते हो इक्वल है या नहीं है इक्वल, रैशनल है या इरेशनल है। मतलब ये सारा कुछ आप फार्मूले की मदद से कर सकते हो। लेकिन इसने हमें एक शॉर्ट ट्रिक भी दिया है कि उस ट्रिक से भी आपको पता चल सकता है। वो ट्रिक क्या है? यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है वो है x² - 23x + 120 = 0। हम इस पूरे फार्मूले में पुट करें और पूरा सॉल्व करें, उसकी बजाय उसने हमें ट्रिक दी है कि अगर आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हो, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट है। मैंने अभी आपको कहा है क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट्स है। ठीक है ना? अच्छा, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, हमने क्या किया? हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, तो उसकी बजाय आप अगर डिस्क्रिमिनेंट ले लो, यानी कि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हो, डिस्क्रिमिनेंट को देखो कि उसका रिजल्ट क्या आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो तब एक बात है, अगर नेगेटिव आता है तब एक बात है, अगर इक्वल टू 0 आता है तब एक बात है। यानी कि उसमें एक शर्त है कि ये इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, इस तरह के। ठीक है, बात समझ आ गई?
तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। जब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। इसको हमने 1 का नाम दे दिया। फिर हम कह रहे हैं कंपेयरिंग 1 बाय, यानी इस 1 को, जिसको हमने 1 का नाम दिया, इस इक्वेशन को हमने कंपेयर करना है किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बात तो आपको पता है। इसको हमने जब कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। a की वैल्यू आ जाएगी 1 और b की वैल्यू आ जाएगी -23 और c की वैल्यू आ जाएगी 120। यहाँ तक तो बहुत ईजी है। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? -23, इसका स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू क्या है? 1 और c की वैल्यू क्या है? 120। अब -23 का जब हमने स्क्वायर लिया, 23 का स्क्वायर 529 आया और माइनस का स्क्वायर, आपको पता है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं उन सब की जो पावर होती है वो 2 होती है। अब 23 की जैसे पावर 2 है वैसे ही माइनस की पावर भी 2 है। तो माइनस की पावर 2 का क्या मतलब है कि माइनस 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, ये हमें पता है। तो माइनस की जगह पे प्लस आ गया, 23 का स्क्वायर लिया 529 आ गया। फिर हमने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो -480। ठीक है, 529 में से -480 किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 49। यहाँ तक तो वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आप इसको आंसर लिख देते थे, लेकिन यहाँ असल काम अब शुरू होता है। हमने लिखा कि 49 क्योंकि 0 से बड़ा है, जाहिर बात है पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। और हमें पता है कि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, पता है ना? 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 जो होता है वो 49 होता है। तो 49, एक तो हमें ये पता चला कि 49 पॉजिटिव है, यानी कि 0 से बड़ा है। फिर हमने कहा कि एज हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर देखें, ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जिसका पूरे का पूरा स्क्वायर बना जा सके। जैसे 49 का पूरा 7 का हमने जब स्क्वायर लिया तो वो 49 के इक्वल आ जाता है। तो 49 क्या है? इज अ परफेक्ट स्क्वायर। वही बात हम लिख रहे हैं, एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है ये, एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल एंड अनइक्वल। अब ये बात आपने दिमाग में बिठा लेनी है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आए, यानी 2 शर्तें, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आए और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हो, 2 बातें हो जाए, पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो क्या होता है? वो उसके जो रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। यानी 2 शर्तें हों तो 2 बातें प्रूव होती हैं। 2 शर्तें क्या हो? कि पॉजिटिव हो और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर हो। जब 2 शर्तें हो जाएं उसके बाद भी 2 बातें हैं, वो क्या है कि वो उसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, वो अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो 2 बातें हमें पता चली, ये बात आप माइंड में बिठा लें। अब यहाँ तक वैसे आंसर हमारा आ गया, काम खत्म हो गया, लेकिन आगे उसने क्वेश्चन में कहा है नेचर ऑफ दी रूट्स तक होता तो हम जस्ट नेचर निकाल लेते। ये नेचर हमें पता चली, ये जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। ये हमें रूट्स की नेचर पता चली कि वो क्या होंगे, वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। लेकिन आगे वो कह रहा है एंड वेरीफाई रिजल्ट, और रिजल्ट को वेरीफाई करो। कैसे वेरीफाई करो? बाय सॉल्विंग इक्वेशन, यानी इक्वेशन को सॉल्व करके वेरीफाई करो कि वाकई रूट्स जो है वो अनइक्वल और रैशनल हैं या नहीं है। मतलब है हमने प्रूव करना है, ये बात हमने कह तो दी,
लेकिन हम शक कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम वेरीफाई भी करें कि वाकई इक्वेशन को अगर सॉल्व करो तो हमारे पास x की जो दो वैल्यूज़ निकलेंगी वो वाकई एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, यानी कि अनइक्वल होंगी और रैशनल होंगी, अनइक्वल होंगी और रैशनल होंगी। तो इसलिए हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो ये इक्वेशन दी हुई है इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है वो है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा अगर आपने चैप्टर 1 मेरे साथ किया है। तो ये फार्मूला आपको पता है। इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि a, b और c की वैल्यू कंपेयर करके हम निकाल चुके हैं, तो वैल्यूज़ हमने पुट की। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैंने यहाँ 3-4 स्टेप्स छोड़ दिए हैं सॉल्व करने के बाद, यानी कि मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करने के बाद स्क्वायर रूट से निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा x = 23 प्लस माइनस 7/2। यहाँ तक आ गया। क्योंकि बीच में प्लस माइनस है तो इसका मतलब है x की एक दफ़ा हम प्लस में वैल्यू लिख लेंगे और एक दफ़ा 7 के साथ माइनस लिख देंगे। 7 के साथ माइनस भी है और 7 के साथ प्लस भी है। तो प्लस 23 प्लस 7 क्या आया, 30 आया। 30 को 2 पे डिवाइड किया, x की वैल्यू क्या आ गई, 15। इसी तरह 23 में से 7 गया तो क्या आंसर आया, 16। 16 को 2 पे किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम देखेंगे कि वाकई हमने जो बात की थी वो ठीक की थी या नहीं की थी, यानी कि दो शर्तें थी, यानी कि दोनों बातें ठीक हैं या नहीं है। ये अनइक्वल और रैशनल होने चाहिए। देखें यहाँ x की वैल्यू 15 है और ये x की वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब है इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो पहली बात हमारी सही हो गई। दूसरी बात क्या है कि रैशनल है। अब देखो 15 भी रैशनल नंबर है और 8 भी रैशनल नंबर है। रैशनल क्या होता है, यानी कि p/q की शक्ल में आप लिखे जा सको। तो 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं और 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं। तो दोनों को हमने p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, तो ये दोनों रैशनल नंबर हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी बात ठीक थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो दो बातें कंफर्म होती हैं कि जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। रूट्स जो हैं वो अनइक्वल है क्योंकि यहाँ 15 है और यहाँ 8 है। और दूसरी बात कि रूट्स रैशनल होंगे। तो ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। और वो भी मैंने आपको बता दिया है कि रैशनल किसे कहते हैं, जिसको p/q की शक्ल में लिखा जा सके, बट्टे की शक्ल में लिखा जा सके। तो 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि न्यूमरेटर में कुछ भी हो तो डिनोमिनेटर में 1 होता है हमेशा। तो 15 को 15/1 लिख सकते हैं और 8 को 8/1 लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये बट्टे की शक्ल में लिख सकते हैं तो ये बट्टे की शक्ल में है, तो इसलिए हम इनको रैशनल नंबर भी कहेंगे। तो दोनों बातें हमारी प्रूव हो गई कि अनइक्वल हैं, बराबर नहीं हैं रूट्स, और रैशनल नंबर हैं। तो ये दोनों बातें हमारी प्रूव हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। इसमें भी हमने रूट्स की नेचर निकालनी है और इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि वाकई ऐसे ही हैं या नहीं है। तो 2x² + 3x + 7 = 0 है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसे कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। जब वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है। b² - 4ac आपका डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसमें हमारे पास क्या वैल्यू निकली है, वो निकली है -47। तो 47 क्योंकि 0 से छोटा है, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए 0 से छोटा है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, जैसा कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, अगर नेगेटिव हो तो दो बातें होती हैं। रूट जब नेगेटिव हो एक बात हो तो एक बात ही होती है। सो रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, बात समझ आ गई। जैसे पीछे दो बातें थी और दो ही रिजल्ट थे, इसमें एक शर्त है और एक ही रिजल्ट है। पीछे क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट पार्ट था वो था कि परफेक्ट स्क्वायर था और पॉजिटिव था। दो बातें थी, परफेक्ट स्क्वायर और पॉजिटिव। तो दो ही आंसर थे। रिजल्ट जो थे वो क्या थे, अनइक्वल था और रैशनल नंबर था। ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है इसमें 47
के साथ माइनस लगा हुआ है तो 0 से छोटा है। तो इसमें एक बात है, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो एक ही रिजल्ट है कि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, यानी कि जब हमारे पास हम आंसर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आएगा। आपको पता है जो माइनस होता है तो ये किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो आयोटा को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, तो ये इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है ना, अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए। तो बस फिर हमने क्या किया, हमने फार्मूला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है देखने के लिए, क्योंकि वो कहता है वेरीफाई करो रिजल्ट को इक्वेशन को सॉल्व करके। वेरीफाई करने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना होता है। इसमें ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखिए ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -47/4। देखें 47 के साथ माइनस आ गया है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये आयोटा के बराबर है, और आयोटा क्या होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसलिए हमारे रूट्स भी क्या हैं, वो इमेजिनरी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला, क्योंकि जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का क्या मतलब है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ गया तो रूट्स क्या हैं, वो इमेजिनरी हैं। तो इसी तरह थर्ड पार्ट को देखें, यहाँ भी हमने जब डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो वो 0 के इक्वल आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। अब देखें यहाँ एक बात है लेकिन रिजल्ट 2 है। अब आप ये बात दिमाग में बिठा लो कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह हमने फार्मूला यूज़ किया। मैंने जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप खुद कर लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी वैसे ही करने हैं, डिटेल से करने हैं। ये मैंने जस्ट आपको हिंट दिए हुए हैं। तो इसी तरह जब हमें पता चल गया रूट जो है वो रियल और इक्वल है, उसके बाद हमने क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसमें जब सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 3/4। तो देखें 3/4, इसको देख के पता चल रहा है कि ये इक्वल है, यानी कि कोई और वैल्यू नहीं है और साथ क्या है, रियल नंबर है। तो ये इसको हम कहेंगे कि ये रियल और इक्वल है, ठीक है। तो इसी तरह फोर्थ पार्ट को करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 205 आया, यानी कि पॉजिटिव आया। अब एक बात तो ठीक हो गई कि पॉजिटिव है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में पॉजिटिव भी आया था और परफेक्ट स्क्वायर भी आया था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव तो है, 205 पॉजिटिव है, लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए रूट्स जो होंगे वो इर्रेशनल और अनइक्वल होंगे। तो यहाँ रूट्स अनइक्वल, देखें क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट पार्ट में हमने किया है उसमें हमारे पास पॉजिटिव आया था और परफेक्ट स्क्वायर आया था, ऐसे ही था ना। तो फिर 2 शर्त बातें थी कि इर्रेशनल था और अनइक्वल था। अब एक बात तो ये ठीक हो गई कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से जो रूट्स है वो हमारे पास अनइक्वल है, यानी कि वो ये वाली बात वही हो गई जैसे पार्ट 1 में हमने किया है, लेकिन वहाँ रैशनल थे और यहाँ इर्रेशनल है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का ताल्लुक रैशनल से था और पॉजिटिव का ताल्लुक अनइक्वल से था। तो पॉजिटिव तो है, इसलिए यहाँ भी अनइक्वल आ गया है, लेकिन क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए हमारे जो रूट्स हैं वो इर्रेशनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बड़ी डिटेल से करवाया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के मैंने आपको हिंट दिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये बात आपके माइंड में आ गई होगी कि अगर जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो, पॉजिटिव हो या परफेक्ट स्क्वायर हो, तब हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो रैशनल और अनइक्वल होते हैं, ठीक है। सेकंड में हमने ये सीखा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, ये सिंपल है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो रूट्स क्या होंगे, वो इमेजिनरी होंगे, दैट्स इट, ठीक है। थर्ड में हमने सीखा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए
तो रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे, इक्वल और रियल, ये बात आप याद कर लो अच्छे तरीके से। इसी तरह फोर्थ में हमने देखा है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया हो और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया लेकिन पॉजिटिव आया है, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू पे द एक्सप्रेशन, अब ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी हमने के की वैल्यू निकालनी है। के की हम यहाँ कौन सी वैल्यू हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने, यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी वाला जो फार्मूला है वो बन जाए और a प्लस बी का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इस पूरे का होल का स्क्वायर है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो अब हमने के की वैल्यू मालूम करनी है, तो पहले हम इसको जनरल फॉर्म से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ के है तो यहाँ ए की वैल्यू के निकल आएगी, एक्स के साथ यहाँ 2 इंटू के प्लस 1 है तो बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 बन जाएगी और सी की वैल्यू 4। ठीक है, ये हमने निकाल ली है। डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 के इक्वल किया, 0 के इक्वल इसलिए किया ताकि हमारे पास के की वैल्यू निकल सके, क्योंकि हमने के की वैल्यू निकालनी है। तो बी सी और ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कंपेयर करके, तो इसमें पुट करेंगे 2 इंटू के प्लस 1, बी हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 1 तो होल का स्क्वायर आ जाएगा -4, ए हमारे पास के स्क्वायर है और सी हमारे पास 4 है। तो इस पूरे का स्क्वायर है तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 है यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो वो क्या बन जाएगा 4 और के प्लस 1 का होल का स्क्वायर हमने अलग लिख लिया। -4 को 4 से किया तो 16 के स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ हमने फार्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2ab, 2a हमारे पास k है और b हमारे पास 1 है, तो 2 को k और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2k बन गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने पुट कर दिया। उसके बाद 4 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया और 4 को 2k से भी मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यू आ गई -16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 4 के स्क्वायर -16 के स्क्वायर तो क्या आ जाएगा -12 के स्क्वायर और ये आ जाएगा +8k और +4 इज इक्वल टू 0। इस 3 टर्म्स में हमने -4 कॉमन लिया, जब -4 कॉमन लिया तो अंदर 3 के स्क्वायर आ गया। आपको पता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं, माइनस जो होते हैं वो प्लस में हो जाते हैं और जो प्लस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। अब यहाँ माइनस लिया है तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, 4 2 8 होता है तो 4 चला गया तो बाकी 2 बचा, 2k बच गया। फिर यहाँ भी प्लस है, माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ माइनस आ गया, 4 कॉमन लिया है तो बाकी 1 आ गया। ये -4 है, -4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर के उस तरफ जाके 0 पे 0 के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और आपको पता है 0 ओवर -4 किसके इक्वल होता है 0 के। जब न्यूमिनेटर में 0 हो, ऊपर वैल्यू 0 हो तो पूरी वैल्यू 0 ही होती है, चाहे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू भी आ जाए। तो 3k स्क्वायर -2k -1 इज इक्वल टू 0। इसको आगे हमने फैक्टराइज किया है, यानी फैक्टराइज करने का तरीका आपको आता है। 3k स्क्वायर पहली और आखिरी वैल्यू, पहली और तीसरी वैल्यू को वैसे ही लिख दिया। अब इस एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म बनाई जिन्हें हमने ऐड करें तो -2k आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वही आंसर है। 3k स्क्वायर को जब 1 से करते हैं तो -3k स्क्वायर आता है, तो 3k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1k से तो -3k स्क्वायर आएगा। वो बात तो शर्त पूरी हो गई। बाकी इन दोनों को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया 3k में से 1k गया तो -2k आया, तो दोनों शर्तें फैक्टराइजेशन की पूरी हो गई। तो इसका मतलब है हमने जो एक टर्म से 2 टर्म बनाई हैं बिल्कुल ठीक बनाई हैं। अब आगे हमने ये देखना होता है कि पहली 2 टर्म में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। दोनों में 3k कॉमन आ रहा है, 3 और k चला गया, बाकी 1k बच गया, फिर -3k चला गया तो यहाँ 1 बच गया। यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो +1 ले लिया और k -1।
आप अगले स्टेप में देखें, ये पूरा फैक्टर जो है k-1 और ये पूरा फैक्टर k-1, इस पूरे को हमने कॉमन ले लिया k-1 और बाकी जो बच गया यानी कि 3k उसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया 3k और +1 = 0। k-1 को अलग 0 के इक्वल किया, 3k + 1 को अलग 0 के इक्वल किया, तो k की वैल्यू -1 आ जाएगी, क्योंकि -1 उधर जाएगा तो सॉरी +1 आ जाएगी, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, k की वैल्यू +1 आ जाएगी। और यहाँ 3k + 1 = 0 है, 1 उधर जाएगा तो -1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और k की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि k की वैल्यू 1 हो या k की वैल्यू -1/3 हो तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर है। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये आपका आंसर है। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बताऊंगी, k की वैल्यू 1 है तो देखें यहाँ अगर हम 1 पुट कर दें और यहाँ भी 1 पुट कर दें 1 + 2 तो ये क्या बनेगी 1x², 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4kx और +4। अब देखें x² + 4kx + 4 तो इसको हम लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर, इस पूरे को हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, ये a² + 2ab + b², तो इसको हमने लिख लिया। तो देखें ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि k की वैल्यू 1 यानी k की जगह पे आप 1 पुट करो तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यानी कि a + b का होल का स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। k की वैल्यू -1/3 भी है ना, k की जगह पे आप -1/3 भी पुट करो तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। आप पुट करके देख लो, मैं नहीं दिखा रही क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाह रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको नहीं करवा रही, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 3 पार्ट हैं, हर पार्ट में उसने क्या कहा है कि आप k की वैल्यू निकालो जब रूट्स जो हों वो इक्वल हों। हमें पता है कि रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो इसी तरह जैसे यहाँ हमने 0 पुट किया है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, परफेक्ट स्क्वायर के लिए k की वैल्यू निकालनी थी, तो इसी तरह वहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट आप 0 के इक्वल करके जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है तो क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट इसी तरीके से हो जाएंगे और बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर कोई पार्ट ना हो, कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में कहना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो करवा दूंगी या कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूंगी। ओके, 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। शो डैट द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको शो करना है हैज़ इक्वल रूट्स, यानी इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ये हमने शो करना है। और फिर उसने कहा है इफ़ c² = a² 1 + m², और c² की वैल्यू दे दी है कि वो बराबर है a² × 1 + m²। तो इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया, उसके बाद हमने x² वैसे ही लिख दिया, यहाँ फार्मूला लगाया a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इक्वल है, आप फार्मूला लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो a² + 2ab + b²। ये फार्मूला है, ये वाली शक्ल हमारे पास मौजूद है, इसको हमने इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। x² वैसे ही आ गया, mx का स्क्वायर यानी m² x² + b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या है c है तो c का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारे पास क्या है mx और b हमारे पास क्या है c, तो हमारे पास mx और साथ c आ गया = a² वैसे ही है, इसको हमने फर्स्ट का नाम दे दिया। अब हम कह रहे हैं पुट, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कह दिया है कि c² की वैल्यू ये है तो हम c² की जगह पे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 में, इसमें तो x² वैसे ही आ गया, m² x² भी वैसे आ गया, c² की जगह हमने लिख दिया a² × 1 + m², ठीक है, और प्लस 2mcx वैसे ही आ गया = a² भी वैसे ही है। a² को इधर लेके आएंगे, a² को इधर 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, a² को m² से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और a² इधर आ जाएगा तो -a² आ जाएगा, = यहाँ 0 बच गया। अब ये -a² है और ये +a² है तो ये कट जाएगा। अब ये भी x² है और
ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1, कोफिशिएंट 1 है, तो 1 प्लस एम स्क्वायर हमने ले लिया और एक्स स्क्वायर हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद 2mc(x) वैसे का वैसे और प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर भी वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब जब ये वाली शक्ल बन गई, अब इसको हम कंपेयर करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास है a, b और c। a की वैल्यू क्या निकली 1 + m², b की वैल्यू क्या निकली 2mc और c की वैल्यू निकली a² m²। a की वैल्यू निकाल दी, b की वैल्यू निकाल दी और c की वैल्यू निकाल दी। अब डिस्क्रिमिनेंट बराबर है b² - 4ac के। b की वैल्यू ये निकली हुई है और a की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो जब वैल्यू पुट की तो 2 पावर है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, m का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो इसी तरह -4 a² m² मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 a² m² आ जाएगा। -4 a² m² को जब m² से करेंगे तो m यहाँ 2 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है, m की पावर 4 हो जाएगी। जब यहाँ तक आ गया तो हमने कहा क्योंकि हमें पता है c² की जो वैल्यू है वो है a² × 1 + m², तो जहाँ जहाँ हमें c² नज़र आएगा हम वहाँ पुट कर देंगे 1 + m²। c² जहाँ जहाँ नज़र आएगा उसकी जगह पे हम पुट करेंगे a² × 1 + m²। तो 4m² वैसे ही है और c² की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया a² 1 + m²। -4 a² m² और -4 a² m4 वैसे का वैसे ही आ रहा है। ठीक है, अब जब इसको खोला 4m², ये मुझे पास जगह नहीं बची थी, मैंने यहाँ एक स्टेप नहीं किया, सिर्फ एक स्टेप वो ये था कि 4m² को जब आप a² से मल्टीप्लाई करोगे तो 4m² a² बन जाएगा और 4m² को जब m² से करोगे तो क्या बन जाएगा 4m² a² और m² बन के m4 बन जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो है ये इसके साथ कट जाएगी और ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू के साथ काटी जाएगी। तो आंसर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि तमाम वैल्यूज़ कट चुकी हैं। तो रूट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स हमारे इक्वल होते हैं, ये आप याद कर लो। तो बस तो हमने प्रूव कर दिया कि उसने कहा था क्वेश्चन को शो करो कि ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। अगर c² की वैल्यू ये हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं और यही हमने प्रूव किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड कंडीशन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ये इक्वेशन दी हुई है और कहा हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अब आपको तो ये बात हिफ्ज हो चुकी होगी कि रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। तो ये हम जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 वैसे ही हैं। मैं जस्ट आपको हिंट दे रही हूँ, बाकी करना आपने खुद ही है। तो ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है और उसने कहा कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल हैं, जब इसको हम हल करेंगे a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के a² + 2ab + b² निकाल लेंगे और -4ax वैसे ही आ रहा है। तो -4ax 2mx, अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, बाकी जो वैल्यू बनेगी फिर हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। ये काम हमने सब क्वेश्चन में लाजमन करना है। तो जब इस तरह की वैल्यू आ जाएगी तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 होना चाहिए। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। तो b, a, b और c की वैल्यू जब हम यहाँ से निकाल चुके होंगे तो वहाँ जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, बहुत सारे स्टेप्स करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी a - mc = 0। mc को उधर लेके जाएंगे, a = mc और यही हमारा आंसर है, यही हमारी कंडीशन है। उसने कहा कंडीशन बताओ, यही हमारी कंडीशन है कि जब रूट्स क्या हैं इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करके, 0 के इक्वल कब करते हैं जब रूट्स इक्वल होते हैं। तो जब a = mc, तो ये जो आंसर निकला है इसको कह रहे हैं हम, ये कंडीशन है कि इस कंडीशन पे जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है,
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, इस तरह की हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है आर इक्वल। उसने कहा ये जो इक्वेशन है इसके रूट जो है वो इक्वल हैं अगर ए की वैल्यू, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें क्वेश्चन भी दे दिया है और आंसर भी दे दिया है, यानी इसको हमने सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हमारे पास ए हो गया ये पूरा, क्योंकि एक्स स्क्वायर, और ये हमारा बी हो गया ये एक्स के साथ है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी सी हो गई। इसको जस्ट हम जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उससे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, उसको डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे, और हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगी, 0 की इक्वल होगी, क्योंकि रूट्स जो है वो इक्वल है। तो 0 के इक्वल करके जो हमारे पास आंसर निकलेगा, एक आंसर निकलेगा ए इज इक्वल टू 0, और दूसरा आंसर निकलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है, उसने क्वेश्चन दे दिया है और 2 आंसर भी दे दिए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करके जो आंसर निकलेगा वो ये 2 आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है रूट्स आर रैशनल। देखें अब तक रूट्स क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 7 में तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करके वैल्यू निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ उसने कहा है कि जो रूट्स हैं वो रैशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया है कि रूट्स कब रैशनल होते हैं, जब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट हो वो ग्रेटर देन 0 हो। ऐसे ही है ना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 के टोटल 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में ये इक्वेशन हमारे पास है, तो हमारे पास ए ये होगा, बी ये वाली वैल्यू होगी और सी ये होगा। तो ए बी सी हमारे पास निकल जाएगा। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रूट जो है वो रैशनल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को बड़ा होना चाहिए 0 से। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन जब इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट में पुट किया बी स्क्वायर माइनस 4ac को, जब हमने इसको सॉल्व किया प्लस माइनस करने के बाद 2-3 स्टेप्स के बाद, तो हमारे पास ये शक्ल बनी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab सी स्क्वायर। जब ये वाली शक्ल बनी तो हमें फार्मूला याद आया। मैं यहाँ फार्मूला लिख लेती हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपको फार्मूला अगर आता है तो डेट इज़ वेरी गुड, अगर ये नहीं आता तो आप याद कर लो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिखा है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जब ये वाली शक्ल बनी तो हमने देखा कि देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि ये पहला टर्म क्या हो गया, ए स्क्वायर बनता है ना, तो पहली टर्म क्या हो गई ए बी, दूसरी टर्म क्या होती है बी स्क्वायर, तो दूसरी टर्म बी सी थी तो दूसरी टर्म बी सी, और तीसरी टर्म क्या होती है वो होती है सी का स्क्वायर, यहाँ जो वैल्यू होती है। तो यहाँ क्या थी 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 4 की जगह पे 2 आ गया और साथ क्या आ गया ए सी। ऐसे ही है। अब ये जो माइनस है ये असल में इसके साथ है, यानी कि c की वैल्यू के साथ है, यहाँ प्लस है और ये c की वैल्यू के साथ है। तो इसी तरह प्लस 2ab जब करेंगे तो 2a और b को जब b और c से मल्टीप्लाई करेंगे a b स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस क्या है 2bc, यानी कि 2b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि देखें c के साथ माइनस है, तो माइनस 4a स्क्वायर bc आ जाएगा। और फिर है प्लस 2ca प्लस 2 प्लस हमारे पास लिख के 2ca, ए बी को जब c से करेंगे तो माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस है। माइनस 2 को जब 2 से करेंगे 4a स्क्वायर और ए बी सी स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस शक्ल को, यानी कि ये वाली शक्ल हमारे पास लिखी हुई थी और हमने इसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ये शक्ल लिखी हुई थी, इसको जब हमने इस शक्ल में लिखा, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हमने लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस माइनस 2ac का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। जाहिर सी बात है, होल का स्क्वायर है तो इसका मतलब है परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो रूट्स हैं वो हमारे रैशनल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया है जब 2 शर्तें हों तो वो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। जब हमारे पास
पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इसलिए है क्योंकि 2 लगा हुआ है ऊपर, और पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जब ये वैल्यू ऐड होगी, कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो गई खुद ब खुद, क्योंकि साथ माइनस भी आएगा तो माइनस के ऊपर अगर स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो वो माइनस भी प्लस में हो जाएगा तो ये पॉजिटिव है। तो इससे हमें पता चला कि रूट जो है वो रैशनल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास 4b² + 4c², इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ आंसर आया तो वो आएगा 4b² + 4c² - 8abc। जब ये वैल्यू आएगी तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे a - b का होल स्क्वायर, यानी कि कौन सा फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² - 2ab, यानी कि ये वाली शक्ल हमारे पास बनी हुई होगी a² प्लस b² - 2ab। तो इसको इसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये वाली शक्ल हमारी क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में ये वाली शक्ल बनी हुई थी, हमने इसमें कन्वर्ट किया है। इसी तरह 8 के सेकंड पार्ट में ये वाली शक्ल बनी हुई होगी और इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 2b - 2c का होल स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के मैंने जस्ट आपको हिंट दिए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इसमें उसने कहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के की तमाम वैल्यूज के लिए हमने प्रूव करने हैं कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये रियल है। फॉर रियल है, यानी कि हमने प्रूव करना है कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे तो वो क्या आएगा, वो ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें अच्छे तरीके से बताया है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, और नेगेटिव हो यानी कि लेस देन 0 हो तो क्या होता है। और एक और शर्त भी रखी है उसने कि अगर पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब क्या होता है। तो इसी तरह जब उसने कहा कि आपने प्रूव करना है कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं, तो रियल प्रूव करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 के इक्वल नहीं करना, हमने जस्ट बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। फॉर रियल रूट्स, हमें रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसी तरह जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2k + 1/k, और c की वैल्यू आ जाएगी 3। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट में यानी कि b² - 4ac में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा a- यानी कि वो हमने फार्मूला लगाया a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, जाहिर बात है स्क्वायर है तो रूट्स क्या हैं, वो पॉजिटिव हैं, तो रूट्स क्या हैं, रियल हैं। यही हमने प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 9 में कि रूट्स रियल है। तो रूट जब पॉजिटिव होंगे, जैसे यहाँ पॉजिटिव आया है यानी कि ग्रेटर देन 0 आया है, तो रूट्स क्या हो गए, रियल हो गए, और यही हमने क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम टू सेम यही है कि हमने प्रूव करना है कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो बस उसने हमारे ये इक्वेशन दे दी है। हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है b² - 4 ac के बराबर है, तो इसमें हमने a, b और c की वैल्यू पुट की। जब वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो आंसर आया, देखें a² + 4b² + c² - 4ab - 4bc + 2ca आया। तो यानी कि वही फार्मूला आ गया, a + b + c का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये वैल्यू जो बराबर होती है इसके बराबर होती है। अब ये वाली शक्ल बनी हुई थी, यानी कि ये वाली शक्ल बनी हुई थी, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया है। तो देखें a - 2b + c का होल स्क्वायर,
तो यहाँ से जो वैल्यू बन रही थी ए बी और सी की, तो वही वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है। देखिए यहाँ ए है, बी जो है वो बी है, यहाँ जो बी था वो हमारे पास 4b² था, तो इसलिए यहाँ -2b आ गया। और आगे भी हमने वैल्यूज़ देखें, आप इसको इसमें पुट करके देखो तो आपके पास जब शक्ल बनेगी तो ये वाली शक्ल बन जाएगी। तो ये क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में बस हमने यही प्रूव करना था कि रूट्स रियल हैं, तो इसके लिए हमें प्रूव करना था कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और 0 से बड़ा है। एक ही बात है, पॉजिटिव कहें या 0 से बड़ा कहें, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको बड़ी डिटेल से करवाई है। उसके बावजूद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन करा दूंगी या कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दे दूंगी। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।